बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायो की जो नई बुक है 2025 की बुक इसे डिस्कस करेंगे। और इस बुक का जो थर्ड चैप्टर है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेली, इस चैप्टर से हम आगाज़ करेंगे और डिटेल के साथ इस बुक को भी अपलोड करेंगे। जैसे प्रीवियस बुक को हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड किया था, ये भी सारी की सारी बुक इसके ऊपर अपलोड होगी। तो स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर से, जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। सब सेलुलर ऑर्गेनेली से मुराद है सेल से छोटे स्ट्रक्चर, और सेल से जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी अपरेटस, इसके अलावा और भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर से मुराद है ऑर्गेनेलीज। ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज एक खास तरतीब में आपस में कंबाइन करते हैं, एक पार्टिकुलर वे में आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद सेल बनाएंगे। अब सेल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का जो बेसिक यूनिट है, जो बुनियादी इकाई है जिसके ऊपर लाइफ मुश्तमिल होती है, इसे हम सेल कहते हैं। ये सेल यूनिसेलुलर लाइफ भी बनाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी सेल पाए जाते हैं। अगर तो ये लाइफ एक सेल के ऊपर, सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल है, इसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इसके अलावा और भी कई ज्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जिनकी लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है। अगर न्यूमरस सेल, बहुत ज्यादा सेल, स्पेशलाइज सेल आपस में कंबाइन करते हैं, खरबों स्पेशलाइज सेल आपस में कंबाइन करेंगे, तो फिर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जैसे प्लांट की बॉडी, एनिमल की बॉडी, हमारी बॉडी, हम मल्टी सेलुलर हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये हमने डिस्कस करने हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इस नई बुक के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मूवमेंट। जो भी ऑर्गेनिज्म लाइफ रखता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये मूव करेगा। जैसे कि हमारे पास स्पर्म सेल मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। अगर हम स्पर्म की डायग्राम को ड्रॉ करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ऑलमोस्ट इस तरह का स्पर्म होता है। इसके नीचे ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, ये फ्लैजेला है। इस फ्लैजेला की मदद से स्पर्म सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें WBCs कहते हैं, ये भी ब्लड स्ट्रीम के जरिए मूव करते हैं और बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं। ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज भी साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करते हैं। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ की प्रॉपर्टी है कि वो मूव कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, दिस इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो भी चीज जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर 2 तरह के जानदार पैदा किए हैं। एक अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। लेकिन जो हेट्रोट्रॉफ हैं, जो एनिमल्स हैं, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो न्यूट्रिशन अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। ये न्यूट्रिशन को टेक करेंगे इन्वायरमेंट से। अब न्यूट्रिशन कोई भी जानदार क्यों लेता है? जैसे कि हम हैं, हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें उस न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है और उस न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी के सेलुलर कंपोनेंट्स बनते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ पढ़ेंगे। इस न्यूट्रिशन से ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, उसके बाद सेलुलर स्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं और मेटाबॉलिज्म के अंदर ये न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होती है। रेस्पायरेशन की अगर बात करें, तो रेस्पायरेशन से ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से ATP एनर्जी बनती है, जिसे मुख्तलिफ सेलुलर एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अ रिमूवल ऑफ वेस्ट। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का बाहर निकलना, नाइट्रोजनस वेस्ट का बाहर निकलना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब इस बुक के अंदर 2 मैकेनिज्म बताए गए हैं।
एक है डिफ्यूजन और उसके बाद सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी वे सिंपली डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, या एनर्जी का इस्तेमाल करके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ये होम्योस्टेसिस करेगा, अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल या मेंटेन करके रखेगा। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब ये अपनी मेम्ब्रेन्स को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को मूव करवाने के लिए। ये सब्सटेंसेस सेल से बाहर भी जा सकते हैं या सब्सटेंसेस को इनटेक भी कर सकते हैं, ताकि इन्हें बॉडी के अंदर एक खास कंसंट्रेशन में मेंटेन किया जा सके। दिस टर्म इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, ये अपने साइज के अंदर इजाफा करते हैं और ग्रोथ डिपेंड करती है न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर किसी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलती रहे, न्यूट्रिएंट मिलते रहें, तो फिर ये ग्रो करती है। हमने बड़ी जनरल सी बात सुनी हुई है कि अगर कोई ह्यूमन बेबी की बात करें तो अगर उसकी बेबी की बर्थ के बाद ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं, उसकी हाइट के अंदर इजाफा नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि इसकी खुराक, इसकी डाइट, इसकी न्यूट्रिशन बेहतर करें। न्यूट्रिशन बेहतर होने से इस बेबी को एनर्जी भी मिलती है, सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ प्रॉपर होती है। तो ग्रोथ करवाने के लिए न्यूट्रिएंट यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई भी जानदार प्रॉपरली ग्रो कर सके। रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। रिप्रोड्यूस किसी चीज़ को दोबारा पैदा करना, ये सेलुलर लेवल के ऊपर भी हो सकती है, यानी एक सेल तकसीम होकर 2 सेल बना सकता है। दिस इज सेलुलर रिप्रोडक्शन। और अगर एक जानदार नया जानदार बनाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्मिक रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है इसमें माइटोसिस होती है। जैसे हमें जख्म आ गया है, इस वूंड को फिल करने के लिए माइटोसिस के थ्रू सेल यहाँ पर ग्रो करते हैं और वूंड को फिल कर देते हैं, जख्म को ठीक कर देते हैं। इसलिए हम लिखेंगे माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के अंदर हिस्सा लेती है, जबकि मियोसिस गैमीट सेल्स यानी एग और स्पर्म पैदा करती है। ये एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं, जिससे अगली जनरेशन आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होगी। तो रिप्रोडक्शन सेलुलर और ऑर्गेनिज्मिक दोनों तरह से होगी, और ये भी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था चैप्टर 3 से, सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेली से, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनेलीज को, सेल को